नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 79 से लेकर के 90A के बीच में डिस्कस किए गए प्रोविजंस की, जो प्रिजम्पशंस की बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में। सेक्शन 79 से लेकर के 98 तक के प्रोविजंस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में और साथ में ही सेक्शन 90-90A ये इसके प्रोविजन आपको मेंस एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस दिखाई देंगे। शुरू करते हैं। सेक्शन 79 से 90A के बीच में डिस्कस किए हुए उन प्रिजम्पशंस को, यहां जो प्रिजम्पशंस डिस्कस किए जाएंगे वो केवल और केवल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होंगे। क्या प्रिजम्पशंस होंगे? डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट को अटेस्ट ढंग से किया गया है, उसका जो सारा जो लीगल प्रोसेस है वो पूरा किया गया है। किन किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसको डिस्कस करेगा सेक्शन 79 से 90A। अब देखिए सेक्शन एक एक करके सेक्शन देखते चलते हैं। सेक्शन नंबर 79 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सेक्शन 79 कास्ट ड्यूटी अपॉन द कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट prescribed before a court or produced before a court that such certified copy is genuine and such person who issue the certificate shall bear such official capacity। अब सेक्शन 79 सर्टिफाइड कॉपीज की बात करता है कि मान लीजिए किसी कोर्ट के सामने सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस की गई है। अब सर्टिफाइड कॉपी अगर प्रोड्यूस की गई है तो कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करता है सेक्शन 79 कि वो ये प्रिजम्पशन करेंगे कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है, पहली बात वो जेन्युइन है और जिस व्यक्ति ने उस सर्टिफाइड कॉपी को साइन किया है, इशू किया है, वो उस कैपेसिटी को बियर करता है जिस कैपेसिटी के अंदर उसने सर्टिफाइड कॉपी इशू की है। यह प्रिजम्पशन सेक्शन नंबर 79 करता है। सेक्शन 80 डिस्कस अबाउट प्रिजम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purports to be record or memorandum of evidence or of any statement as confession or otherwise given by a person who is either accused or under judicial custody. Here the court shall presume, number one, that the document is a genuine, number second, the circumstances stated in the document are true, and number third, such evidence, confession or statement was duly taken। अब सेक्शन 80 को समझिए। सेक्शन 80 शैल प्रिज्यूम की बात कर रहा है। कोर्ट की यहां भी एक कोर्ट के ऊपर एक इंपरेटिव ड्यूटी कास्ट की गई है। किन डॉक्यूमेंट्स के रिलेट्स में? यहां कहा गया कि अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस बनाया गया है, अगर कोई एविडेंस को कहीं रिकॉर्ड किया गया है, या मान लीजिए कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है और वो कन्फेशन या तो एक्यूज व्यक्ति का है, वो स्टेटमेंट एक्यूज पर्सन का है, या जुडिशियल कस्टडी में रखे हुए व्यक्ति का है। अब अगर उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है उस स्टेटमेंट को, तो कोर्ट यहां तीन चीजों की प्रिजम्पशन करेगी। नंबर एक कि ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, जो स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड है या जो ये कन्फेशन है, ये जेन्युइन है। नंबर सेकेंड, जो सर्कमस्टांसेस इसमें बताए गए हैं इस डॉक्यूमेंट में वो ट्रू है। और नंबर थर्ड, ऐसे एविडेंस जो लिए गए हैं, ऐसा कन्फेशन या स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया गया है, उसे ड्यूली टेकन किया गया है, उसे लॉ की जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की गई है। अब कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए सेक्शन 164 सीआरपीसी जो है कुछ प्रोविजंस की बात करता है, कुछ एसेंशियल्स बताता है। तो सेक्शन 80 कहता है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई है। सेक्शन नंबर 81 पे आते हैं। सेक्शन 81 पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 81 फॉरेन के बारे में बात करेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेगा जो लंदन गजट में पब्लिश होंगे या क्वींस प्रिंटर के द्वारा पब्लिश होंगे। सेक्शन 81 ड्रॉ ए प्रिजम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाय लंदन गजट, ऑफिशियल गजट, ऑब्लिक प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके और बाय क्वींस प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि लंदन गजट में पब्लिश हैं वो ऑफिशियल गजट है या प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके हैं, अगर उन्हें क्वींस प्रिंटर के द्वारा पब्लिश किया गया है तो वो जेन्युइन माने जाएंगे। लेकिन यहां पर अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में कि क्या सेक्शन 81 में
सेक्शन 81 के प्रिजम्पशन में जो लंदन गजट या क्वींस प्रिंटर से जो पब्लिश होते हैं, उसमें जो यूके के प्रेस के न्यूज़पेपर में जो चीजें पब्लिश होती हैं, क्या उनके बारे में भी कोई प्रिजम्पशन की जाएगी? तो यहां इसका आंसर है, बट द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 81 as attached to the newspaper report can't be treated as fact stated therein. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वहां के न्यूज़पेपर की किसी भी रिपोर्ट को सेक्शन 81 की कोई प्रिजम्पशन लागू नहीं होती। सेक्शन 81 के प्रिजम्पशन लागू होने के लिए ऑफिशियल जो गजट होना चाहिए, ऑफिशियल या तो गजट हो या प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, जिसका पब्लिकेशन आइदर बाई लंदन गजट किया गया हो या कह लीजिए क्वींस प्रिंटर से हुआ है। सिर्फ हम उन्हीं के लिए जेन्युइननेस की प्रिजम्पशन करेंगे। सेक्शन 81A निश्चित है, अमेंडमेंट से आया है। ये ड्यूटी सेम प्रिजम्पशन की बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई चीज को पब्लिश किया गया है ऑफिशियल गजट में। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 82। अब सेक्शन 82 को आप दिमाग में ऐसे फीड कर लीजिए कि सेक्शन 82 को ऐसे याद कर लीजिए कि दो कंट्री का नाम यहां पर आएगा, एक आएगा आयरलैंड और दूसरा आएगा इंग्लैंड। मतलब यहां जो भी प्रिजम्पशन की जाएगी, जो प्रिजम्पशन का कंटेंट होगा, जो जिस डॉक्यूमेंट की बात हो रही होगी, वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड होगा आयरलैंड से या इंग्लैंड से। देखिए सेक्शन 82 डिस्कस फॉर स्पेशल सिचुएशन वेयर एनी डॉक्यूमेंट विच इज एडमिसिबल इन इंग्लैंड or in Ireland without providing the sign or seal of the document. The court shall presume, number one, the document is genuine. Number second, the person who has signed or sealed such person have such capacity or authority. अब यहां इसको समझिए, जिस तरह से आपने सेक्शन 79 को देखा कि भारत में अगर कोई सर्टिफाइड कॉपीज पेश की जा रही है तो वो सर्टिफाइड कॉपी पर 79 कह रहा था कि वो सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है और जो पर्सन उसको जारी कर रहा है वो उस ऑफिशियल कैपेसिटी को बियर करता है। 82 को समझिए, 82 उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है जिन डॉक्यूमेंट्स को बिना साइन के, बिना सील के भी इंग्लैंड और आयरलैंड में एडमिसिबल बनाया गया है। अगर वो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साइन और सील के साथ भारत की कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, तब भारत की कोर्ट दो चीजों का प्रिजम्पशन करेगी। पहली बात कि वो जो डॉक्यूमेंट की जो कॉपी पेश की जा रही है साइन सील के साथ वो जेन्युइन है, और नंबर सेकंड, जो पर्सन सर्टिफाई कर रहा है वो उस ऑफिशियल कैपेसिटी को बियर करता है। तो इसको आप दिमाग में फीड कर लीजिए, सेक्शन 79 भारत की सर्टिफाइड कॉपीज के लिए रहेगा और सेक्शन नंबर 82 जो है स्पेशली उन डॉक्यूमेंट्स के लिए रहेगा जो बिना साइन सील के भी एडमिसिबल होंगे इंग्लैंड और आयरलैंड। अब आते हैं सेक्शन नंबर 83 पर। सेक्शन 83 और इसके साथ एक और सेक्शन आपका रहेगा, वो सेक्शन रहेगा सेक्शन 83 को आप मैप्स और रिकॉर्ड से समझिए, और मैप और रिकॉर्ड का एक और सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 87। सेक्शन 83 भी मैप और रिकॉर्ड की बात करेगा, मैप चार्ट की बात करेगा। सेक्शन 87 भी मैप और चार्ट की ही बात करता नजर आएगा। क्या अंतर है दोनों में, देखते हैं। Section 83 casts a duty upon the court that the court shall presume accuracy in respect of maps and plans made by the central government or state government, but the purpose of any cause for which such map or plan was made must be proved to be accurate. अब सेक्शन 83 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाई है, कोई मैप बनाया हुआ है। अब उस मैप को अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये मैप, ये प्लान एक्यूरेट है, लेकिन किन उद्देश्यों से वो मैप बना है, किस टारगेट को लेकर के वो प्लान बना है, उसको आपको कोर्ट में एक्यूरेटली साबित करना होगा। वहां कोई प्रिजम्पशन कोर्ट नहीं ले रही है। तो सेक्शन 83 सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए मैप्स और मैप्स के बारे में प्रिजम्पशन की बात करते हैं, या कह लीजिए कि मैप और प्लान्स के बारे में प्रिजम्पशन की बात करते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 87 पर। ये किन मैप्स की बात कर रहे हैं? सेक्शन 87 डिस्कस दैट कोर्ट में प्रिज्यूम, ध्यान दीजिएगा यहां शैल प्रिज्यूम वर्ड नहीं है, मे प्रिज्यूम किया जा रहा है। मे प्रिज्यूम दैट एनी बुक, map or chart which contain any information on the matter of public matter or general interest
यहां जो मैप चार्ट, मैप की बात हो रही है, चार्ट की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, वो किसी पब्लिक मैटर को डिस्कस कर रहे हैं या जनरल इंटरेस्ट के मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है, मे प्रिज्यूम, क्या चीज, नंबर 1, एट सच टाइम एंड प्लेस सच मैप और चार्ट हैज बीन पब्लिश्ड, कि उस समय पर जो उसमें बताया गया है ऐसा मैप और चार्ट पब्लिश किया गया। नंबर 2, सच पर्सन इन हुज नेम इट वाज पब्लिश इट, जिसके नाम पर यह मैप और चार्ट पब्लिश की गई है उसी ने इसको पब्लिश किया है। इस बारे में प्रिजम्पशन सेक्शन 87 में की जाएगी। तो सेक्शन 83 मैप और चार्ट की बात करेंगे, मैप चार्ट प्लान की बात करेंगे गवर्नमेंट के साइड से। सेक्शन 87 की बात आएगी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर या जनरल इंटरेस्ट के मैटर को जब कोई भी मैप चार्ट या प्लान डिस्कस करेगा, वहां पर सेक्शन 87 अप्लाई होगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 84 पे। अब सेक्शन 84 को समझिए। सेक्शन 84 डिस्कस करेगा किसी कंट्री के लॉ के बारे में और डिसीजंस के बारे में, कि अगर किसी कंट्री का लॉ है और डिसीजंस है, अगर उसकी पब्लिकेशन की गई है, उसके अगर किसी ऑफिशियल तरीके से पब्लिकेशन है, तो उसे हम जेन्युइन मानेंगे, उसे हम एक्यूरेट मानेंगे। सेक्शन 84 कास्ट ए ड्यूटी अपॉन द कोर्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम genuineness of every such document published under the authority of government which contains law of the country or decision of the court of such country। अब सेक्शन 84 सीधा सीधा जब आप सच कंट्री की बात करते हैं तो यहां जितने विश्व के देश हैं, अगर उन देशों की सरकारों से जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में पब्लिश किए गए हैं लॉ ऑफ द लैंड या वहां की जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का पब्लिकेशन किया जा रहा है, हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो पब्लिकेशन जो कॉपी उनके सामने रखी जा रही है वो जेन्युइन है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 85 पर। सेक्शन 85 स्पेशली पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करेगा। अब अलग अलग सेक्शंस को आप अलग अलग हेड नोट पर दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि सारी चीजें जो आएंगी वो प्रिजम्पशंस को ही डिस्कस कर रही हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव में जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है कि अगर चारों सेक्शंस आपके मिलते जुलते आ जाते हैं, सेक्शन 82, 83, 84, 85, अब यहां पर आंसर चूज करना काफी मुश्किल होता है। अगर आंसर ऐसे दिए जा रहे हैं कि दो सेक्शन कहीं बाहर से हैं, दो सेक्शन केवल 79 से 90A के बीच में है, तो आपका आंसर 50% करेक्ट हो सकता है। लेकिन जब अगर सीरियल से आंसर दे दिए जाते हैं 82, 83, 84, 85 या 84, 85, 86, 87, तब वहां पर चूज करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समय पर सिलेक्शन निकालने के लिए या कह लीजिए कि मेंस में बैठने का मौका लेने के लिए जरूरी है इस बात की ओर ध्यान देना कि उस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, किस बात को वो डिस्कस कर रहा है। तो सेक्शन 85 पावर ऑफ अटॉर्नीज के बारे में बात करेगा। सेक्शन 85 कास्ट ए ड्यूटी अपॉन द कोर्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द ऑथेंटिकेशन फॉर सच पावर ऑफ अटॉर्नी which either executed or authenticated before notary public or any court or before any judge, magistrate, Indian council or vice council or representative of central government। अब अगर यहां सेक्शन 85 को देखिए तो सेक्शन 85 शैल प्रिज्यूम की बात करता है। यहां भी कोर्ट के ऊपर एक इंपरेटिव ड्यूटी लागू की गई है कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी अगर नोटरी पब्लिक के सामने की गई है, किसी कोर्ट के सामने की गई है, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, इंडियन काउंसिल या वाइस काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने बनाई गई है, तब वहां पर आप दो चीजों की प्रिजम्पशन कीजिए। पहला कि प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन बिल्कुल पूरा किया गया है, और नंबर सेकंड ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिकेशन इसके बारे में आप शैल प्रिज्यूम करेंगे। आते हैं सेक्शन नंबर 85A, अमेंडमेंट के जरिए आया है। पहला ए 80 के साथ आया, दूसरा ए जो है वो 85 के साथ आ रहा है। 85A मेक ए प्रिजम्पशन ऑफ शैल प्रिज्यूम इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड purported to be an agreement which contains electronic signature of the party। किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की गई है, वहां पर शैल प्रिज्यूम किया जाएगा एग्रीमेंट्स को लेकर। सेक्शन 85B क्या कहता है? सेक्शन 85B कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अफिक्स्ड बाय द सब्सक्राइबर
विद द इंटेंशन ऑफ साइनिंग और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जिस व्यक्ति की सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की गई है, हम ये प्रिजम्पशन करेंगे कि वो सिग्नेचर उसी व्यक्ति ने की है या उसके द्वारा अफिक्स की गई है और उसका इंटेंशन क्या था, उस पूरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साइन करना या अप्रूव करना। बट ध्यान दीजिएगा, बट no presumption shall be made relating to authenticity and the integrity of such electronic record or signature। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑथेंटिक है या नहीं, सिग्नेचर ऑथेंटिक है या नहीं, इस पर कोई प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी। सेक्शन 85C क्या कहता है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट। 85C इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात करता है। जिस चीज को लेकर वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसका जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही है, शैल प्रिज्यूम यहां भी किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 86 को। अब सेक्शन 86 डिस्कस करेगा प्रिजम्पशन के बारे में जो सर्टिफाइड कॉपीज होंगी फॉरेन के जुडिशियल रिकॉर्ड्स की। इसके पहले भी लॉ ऑफ द लैंड और एक सेक्शन आ चुका है, जिस सेक्शन में आपने देखा सेक्शन नंबर 84 में कि लॉ ऑफ द कंट्री और जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की जो पब्लिकेशन की कॉपीज आ रही थी उसको हम जेन्युइन मान रहे थे। उसी तरह का सेक्शन 86 आएगा। सेक्शन 86 डिस्कस अबाउट प्रिजम्पशन एज टू द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। द कोर्ट मे प्रिज्यूम that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of India or Her Majesty Dominion is genuine and accurate। यहां भी प्रिजम्पशन की जाएगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस की जा रही है जुडिशियल रिकॉर्ड की बात हो रही है। सेक्शन 84 में आपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात की थी, यहां पर आप जुडिशियल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं कि इसके रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपीज आ रही है जो भारत के कोर्ट में नहीं आते, हर मैजेस्टी डोमिनियन के कोर्ट्स में नहीं है, तो उनके बारे में भी प्रिजम्पशन की जाएगी कि वो जेन्युइन है और एक्यूरेट है। डिफरेंस समझिएगा सेक्शन 84 का और सेक्शन 86 का। अब आते हैं सेक्शन नंबर 88 में। सेक्शन 88 को याद कर लीजिए टेलीग्राफ से। सेक्शन 88 को याद कीजिए टेलीग्राफ से। इसका पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो टेलीग्राफ से है। क्या है? सेक्शन 88 ड्रॉ ए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम। सेक्शन 88 में मे प्रिज्यूम आएगा फॉर ए मैसेज फॉरवर्डेड बाय ए टेलीग्राफ ऑफिस टू ए पर्सन टू whom it purports to be delivered with a delivery report that it had been delivered, but there is no presumption in respect of sender of the message। अगर किसी व्यक्ति को टेलीग्राफ ऑफिस के जरिए मैसेज दिया गया है, उस मैसेज डिलीवर हुआ, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगी हुई है, तो वहां पर कोर्ट ये में प्रिज्यूम कर सकती है कि हां ये डिलीवरी उस व्यक्ति को मिल चुकी है। लेकिन किस व्यक्ति ने वो मैसेज भेजा है इस बारे में कोई भी प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 88A, फिर अमेंडमेंट से आ जाता है। सेक्शन 88A, the same presumption will apply on the electronic message। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आज के समय अब ये टेलीग्राफ वाले सिस्टम लगभग आउटडेटेड हो चुके हैं, तो यहां पर सेक्शन 88A को दिमाग में रखिए। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो दिए जाते हैं अगर डिलीवरी रिपोर्ट है उसके साथ, तो वहां पर हम यही प्रिजम्पशन लागू करेंगे, लेकिन सेंडर कौन है इस बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 89 को। सेक्शन 89 उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेगा जो किसी पार्टी के पोजीशन में है, जिनको पेश करने के लिए कोर्ट ने नोटिस दे दी है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन फिर भी वो पेश नहीं किए जा रहे हैं। अब अगर वो पेश नहीं किए जा रहे हैं तो भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट बना हुआ था उसे लॉ की सारी रिक्वायरमेंट करके बनाया गया था, वो डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड था, इस बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी। Section 89 stated that the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in such manner required by law। यहां प्रिजम्पशन होगी कि जिस डॉक्यूमेंट को हमने मांगा,
पेश नहीं किया गया, उसके बारे में भी एक कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि वो डॉक्यूमेंट लॉ ने जैसी रिक्वायरमेंट रखी थी उस तरीके से अटेस्ट की गई, वैसे स्टैम्प्ड की गई और उसी प्रोसेस से एग्जीक्यूट की गई है, उसमें कोई लीगल इरेगुलरिटी नहीं है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 90 पर। सेक्शन 90 उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेगा जिसकी जेन्युइननेस को लेकर के पार्टीज में रिफ्ट है, पार्टीज में प्रॉब्लम है। एक पार्टी कह रही है ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, दूसरी पार्टी कह रही है ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। अब सेक्शन 90 में जो याद करने वाला पॉइंट है वो है 30 ईयर। 30 साल अगर पुराना डॉक्यूमेंट है तब वहां पर कोर्ट उसकी जेन्युइननेस को लेकर के प्रिजम्पशन करेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 30 ईयर आप किस दिन से काउंट करेंगे? क्या 30 ईयर प्लेंट फाइल करने के डेट से काउंट होगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के डेट से काउंट होगा, या 30 ईयर हम उस डेट से काउंट करेंगे जहां पर पार्टीज ने किसी डॉक्यूमेंट के जेन्युइननेस को चैलेंज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 ईयर को जो आप जोड़ेंगे, जो आप काउंट करेंगे, वो उस दिन से करेंगे जिस दिन से डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को चैलेंज किया गया है। प्लेंट की फाइल करने की डेट से नहीं करेंगे, डब्ल्यूएस फाइल करने की डेट से नहीं करेंगे, इशू फ्रेमिंग की डेट से नहीं करेंगे, चार्ज बनाने की डेट से नहीं करेंगे। उस डेट से याद रखिएगा करेंगे जिस डेट से आप किसी पार्टी ने किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को चैलेंज किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर 30 साल में एक भी दिन कम पड़ेगा, अगर 29 साल 11 महीने 29 दिन भी होंगे तब भी कोई प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी। यहां स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन चलेगा। 30 ईयर मींस 30 ईयर्स की बात होगी। अगर एक दिन भी कम पड़ेगा तो सेक्शन 90 की प्रिजम्पशन काम नहीं करेगी। क्या कहता है सेक्शन 90? सेक्शन 90 रेजेस ए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट for a document of 30 years old that the signature endorsed in such document was correct and such document was duly executed and attested. एग्जीक्यूशन को लेकर के प्रिजम्पशन होगी, उसके अटेस्टेशन को लेकर प्रिजम्पशन होगी, और जो उसमें डॉक्यूमेंट इंडोर्स सिग्नेचर की गई है उसको लेकर के प्रिजम्पशन की जाएगी, उन्हीं शर्तों के साथ कि 30 साल में अगर एक दिन भी कम रहा प्रिजम्पशन लागू नहीं होगी। और नंबर सेकंड कि आप 30 ईयर्स कहां से काउंट करेंगे? जिस दिन से जेन्युइननेस को चैलेंज किया गया है उस दिन से हम 30 ईयर्स को काउंट करेंगे। सेक्शन 90 ए पे आते हैं। सेक्शन 90 ए सेम तरीके की प्रिजम्पशन की बात करेगा किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। यहां पर समय सीमा 5 साल की होगी। 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में कोर्ट वही प्रिजम्पशन करेगी, उसकी सिग्नेचर को लेकर, उसके अटेस्टेशन को लेकर, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर। तो सेक्शन 79 से लेकर के 90A तक के प्रोविजंस आपके सामने रखे। ये सारे प्रोविजंस प्रिजम्पशंस की बात करते हैं और ये प्रिजम्पशंस केवल और केवल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अब एविडेंस लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर सेक्शन 91 और 92 को लेकर होगा। सेक्शन 91 और 92 में डिस्कस क्या किया गया है कि अगर जहां पर लॉ ने ये रिक्वायरमेंट रखी है, नेसेसिटी रखी है कि किसी भी एग्रीमेंट को इन राइटिंग किया जाएगा, या पार्टीज ने अपनी बात को, अपनी एग्रीमेंट को इन राइटिंग कर दिया है, तो जहां पर राइटिंग चीजें हैं, जहां पर इन रिटन फॉर्म में चीजें अवेलेबल है, वहां ओरल एविडेंस एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस की बात आएगी सेक्शन 91 और 92 में। 91 और 92 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।